और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि भाजपा और निषाद पार्टी में सीट बंटवारा तय हो गया है। सीट बंटवारे में निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली हैं। 11 सीटों पर निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पर भाजपा के सिंबल पर निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीट बंटवारा हो चुका है। 11 सीटों पर अपने सिंबल पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीट बंटवारे में निषाद पार्टी को 15 सीटें मिली हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी। अनुभव, जिस सीट शेयरिंग का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म, 15 सीटें जा रही हैं निषाद पार्टी के खाते में। देखिए, बार बार संजय निषाद की तरफ से ये बात कही जा रही है। बीजेपी आला कमान इस पर कुछ भी नहीं कह रहा है। और आपको याद होगा, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अपना दल भी था और संजय निषाद भी थे। उस समय तो ये सूचना दी गई थी कि सीटों का जो बंटवारा है वो उसी दिन अनाउंस होगा, पर उसमें कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि संजय निषाद आज भी कह रहे हैं कि हमें 15 सीटें मिल रही हैं और 11 और 4 का फॉर्मूला है। इसलिए फॉर्मूला है कि संजय निषाद की पार्टी के सिंबल पर 11 लोग उनके लड़ेंगे, 4 जो है वो बीजेपी का सिंबल होगा, लोग इनके होंगे। ये हमने हर गठबंधन में देखा है और यही बात संजय निषाद भी कह रहे हैं। तो अब बीजेपी, हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ सीटों पर जरूर, जो सीईसी की बैठक हुई है बीजेपी की, उसमें 1-2 सीटों पर जरूर ये कहा जा रहा है कि हम इन सीटों को बहुत कम मार्जिन से हारे थे, ऐसे में हमें ये गठबंधन में नहीं देनी चाहिए। हमारे पास जो पुख्ता सूत्रों से जानकारी है उसमें ये भी कहा गया है, खुद बैठक में ये हुआ है कि जिन सीटों को हम बहुत कम मार्जिन से हारे, जहां पर इक्वेशन हमारे अनुकूल है, हम उन्हें उसको नहीं दें। हालांकि संजय निषाद बार बार, उनमें से 2 सीटें तो ऐसी हैं जिनको बार बार वो कह रहे हैं कि हमने इसको मांगा है, हमने इसको मांगा है, यहाँ हम लड़ाएंगे। तो अब संजय निषाद कह रहे हैं 15 सीटें उनको मिलेंगी। और देखिए, एक बात तो जरूर है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर चले गए, दारा सिंह चौहान छोड़कर चले गए, तमाम विधायक छोड़कर चले गए, इसका फायदा संजय निषाद को मिल रहा है। ये बात हम बार बार कह रहे हैं और यही वजह है कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमको 15 सीटें बीजेपी दे रही है। तो हो सकता है कि उनकी बातचीत फाइनल हो गई है, पर अभी तक उन्होंने भी कोई लिस्ट जारी नहीं की है। आप अपना दल को देखिए, उन्होंने तो एक लिस्ट अपना कैंडिडेट घोषित भी कर दिया। पर संजय निषाद बार बार कह रहे हैं कि हमें 15 सीटें मिली हैं। आज भी उन्होंने ये कहा है कि हमें 15 सीटें मिली हैं, 11 और 4 का फॉर्मूला रहेगा। आप वो लिस्ट अगर जारी करें तो ज्यादा उससे अनुभव, आप कह रहे हैं कि संजय निषाद ने बोला है, अभी एनडीए की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है इस बात की? देखिए, बिल्कुल ये संजय निषाद की तरफ से कहा जा रहा है और चूंकि वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी वही हैं, जब भी बीजेपी के साथ बातचीत होती है तो वही मौजूद रहते हैं। तो चूंकि वो अध्यक्ष भी हैं, एमएलसी भी उनको बनाया है बीजेपी ने, तो उनकी जाहिर सी बात है कि 15 सीटों पर बातचीत हुई होगी। लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से या हम खुद संजय निषाद की तरफ से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है कि कहाँ कौन सी सीटें उनको मिली और कौन सा कैंडिडेट वो उतार है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आप अपने सिंबल पर लड़ाएंगे, आपके 4 या 5 नाम हमको भेजेंगे पैनल में, उसको हम देखेंगे, हम ये चेक करेंगे कि सर्वे में उनकी क्या स्थिति है, उसके बाद आपको उनको टिकट देना होगा। तो ये भी एक बड़ा, हम कहें तो, नियम और शर्तें बीजेपी ने रखी है संजय निषाद के साथ। बिल्कुल, ये शर्तें रखी हैं और संजय निषाद 15 सीट मिलने का दावा जरूर कर रहे हैं। लेकिन अनुभव, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिन पिछली बार हारने का बहुत कम था, स्थिति बहुत ठीक थी, उन सीटों को लेकर अभी भी जो विचार है वो बाकी है। क्या सीटें, कौन सी सीटें नजर आ रही हैं जो खाते में जा सकती हैं संजय निषाद के? देखिए, जैसे जो बात आपने की, मैं आपको अगर एक उदाहरण दूं, आजमगढ़ की कतरौलिया सीट है, वहाँ बीजेपी पिछली बार 2200 वोटों से बस हारी थी। वहाँ पर कहते हैं कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोट बैंक है वहाँ पर। तो उस सीट के बारे में भी चर्चा कहा जा रहा है कि हुई है। और अभी बिल्कुल अनुभव, और अब देखने वाली बात है औपचारिक ऐलान कब होता है। जयंत चौधरी के साथ मिलकर जाट और मुस्लिम समीकरण गढ़ने में लगे अखिलेश यादव को पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने जोरदार झटका दे दिया है।
रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को भाजपा का न्योता। जयंत के लिए भाजपा के रास्ते खुले हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जयंत चौधरी को भाजपा ने खुला न्योता दिया है और ये कहा है कि जयंत के लिए भाजपा के रास्ते खुले हुए हैं। जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है, ये प्रवेश वर्मा का कहना है। चुनाव के बाद भी जयंत के लिए संभावनाएं बरकरार हैं, ये भी भाजपा ने साफ कर दिया है। जाट समाज के लोग जयंत चौधरी को समझाएंगे, ये प्रवेश वर्मा ने कहा है। आपको बताएं, आज जाटों के साथ मंथन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर ये पूरा मंथन हुआ था और जिसके बाद प्रवेश वर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है और खुला न्योता जयंत चौधरी को वो देते हुए नजर आए हैं। उनका ये कहना है कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है। ये तक प्रवेश वर्मा ने कह दिया कि चुनाव के बाद भी जयंत के लिए संभावनाएं बरकरार हैं। और देखिए, राजनीति में कोई बयान यूं ही नहीं दिया जाता है, उसके कई सियासी मायने निकाले जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस बार समीकरण बदल रहे हैं और सबसे ज्यादा निगाहें सभी की जाट समुदाय पर टिकी हुई हैं, इस बीच ये बयान काफी अहम हो जाता है। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। तो आपने सुना प्रवेश वर्मा ने क्या कहा है कि देर कभी नहीं होती है और राजनीति में संभावनाएं हमेशा रहती हैं, संभावनाओं की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसीलिए चुनाव के बाद भी रास्ते खुले हुए हैं। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी वो चेहरा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा को, फिलहाल सियासी हवा को बदलने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसकी रणनीति कितनी सफल साबित हुई है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का परसेप्शन बन रहा है वो परसेप्शन ये है कि जाट समाज जो है इस बार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ फाइट करता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 136 सीटों पर नजर आ रहा है। इसी वजह से जाट समुदाय को साधने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में आज जाट नेताओं से बातचीत की और जब जाट नेताओं से बातचीत खत्म हुई गृह मंत्री अमित शाह की, उसके बाद ये बड़ा बयान प्रवेश वर्मा की तरफ से दिया गया है। यानी समझा जा सकता है कि बीजेपी जानती है इस वक्त जयंत चौधरी कितना महत्वपूर्ण है पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से। ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। संपर्क में है प्रवेश जी। अब इलेक्शन के बाद में देखेंगे क्या संभावना बनती है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। अभी देर नहीं हुई आपके साथ? देर तो कभी नहीं हुई है, कोई भी आए। और इस वक्त हमारे साथ आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी जुड़ गए फोन लाइन पर। स्वागत है आपका त्रिलोक त्यागी जी। एबीपी गंगा पर खुला ऑफर भारतीय जनता पार्टी दे रही है आरएलडी को, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिमाग का दिवालियापन साबित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान के साथ किया, जो नौजवान के साथ किया, 750 किसान मर गए और हम उनके लिए लड़ते रहे। इनको याद नहीं आया तब किसान के साथ क्या करना है। इन्होंने एक भी संवेदना का पत्र लिखा किसान की मौत पर? हाँ, इन्होंने लिखा कि ये किसान आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये तालिबानी हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। हम ऐसों के साथ जाएंगे? हम उनके साथ जाएंगे जो किसानों के पीठ में छुरा भोंकते हो। जिन्होंने जब योगी जी सरकार में आए थे तो योगी जी ने कहा था कि हम हरियाणा से कम बिजली का रेट करेंगे। यूपी में बिजली का रेट 100 रुपए था, हरियाणा में 75 था। तो हम रेट घटाएंगे और बीजेपी की सरकार बनते ही बिजली का रेट 100 रुपए से 180 रुपए और कर दिया। इसलिए इनके साथ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। त्रिलोक त्यागी जी, आप कह रहे हैं कि इस तरीके का अभी कोई भी मन आरएलडी ने नहीं बनाया है, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। उधर 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण की वोटिंग से पहले भाजपा ने एक बार फिर जाट समाज को लामबंद करने के लिए आज जाटों से सीधी अपील करती है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में जाटों की नाराजगी और अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी के हाथ मिलाने के बाद भाजपा के लिए जाटों को अपने साथ बनाए रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर हुई इस बैठक में अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के कई जिलों के जाट नेताओं से सीधा संवाद किया और जाट समुदाय से भाजपा पर भरोसा बनाए रखते हुए कहा कि भाजपा और जाटों का संबंध बहुत पुराना है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ही जाटों की असली हितैषी है और जब भी पार्टी जाट समाज के पास पहुंची तो देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। ऐसे में भाजपा को भरोसा है कि जाट समाज 2022 में भी भाजपा को निराश नहीं करेगा। दिल्ली में हुई इस बैठक में भाजपा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह समेत कई जाट नेता मौजूद रहे। देखिए, समाज बहुत बड़ा होता है। मैं सारी बात कहूं तो, लेकिन समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। लेकिन पूरे समाज की मैं कहूं तो कुछ लोग आए थे, हमने बातचीत करी है, उन्होंने अपनी बात रखी, एक संवाद हुआ है, अच्छा संवाद है। हमेशा गृह मंत्री जी हमेशा हमारे समाज को बुलाते हैं और कभी भी चुनाव बात भी करते हैं और हमारा आपस में लाड़ प्यार भी है। जाट आरक्षण को लेकर कुछ आप लोगों ने भरोसा दिया है? नहीं, बात आई थी, उसमें गृह मंत्री जी ने अपनी बात रखी है, वो आपस कुछ अंदर मीटिंग की। मुजफ्फरनगर का जिक्र आपने किया सर, मुजफ्फरनगर नहीं देख सकते साहब, मुजफ्फरनगर का आपने जिक्र किया। कोई भी हो, चाहे लोकदल का कार्यकर्ता हो, वो भी नहीं चाहता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई इस बैठक के बाद दिल्ली पहुंचे जाट नेता भी काफी उत्साहित दिखे। बैठक में जाट आरक्षण के साथ ही जाटों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर अमित शाह से आश्वासन मिलने के बाद भाजपा को लेकर जाट नेताओं में गर्मजोशी दिखाई पड़ी। बैठक के बाद बातचीत के दौरान एक जाट नेता ने गृह मंत्री अमित शाह को चौधरी अमित शाह कहकर भी संबोधित कर दिया। आरक्षण के बारे में भी बताया कि हमारा जाट आरक्षण भी होना चाहिए। हमने सत्र में पूरा साथ दिया इनका, तो इस वजह से आज हमारा प्रोग्रेस बताई है जी। आप लोगों की तरफ से क्या हमारी तरफ से बहुत अच्छी बात रही, बहुत अच्छा आश्वासन दिया हमें। हमारे जाटों को जितना भी हमारा जाट हजारों की संख्या में था, तो सबने विश्वास जता दिया, कोई नाराजगी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं। अमित शाह जी ने पूरा आश्वासन दिया है, जितनी भी मांगे थी जाटों की उनको पूरा आश्वासन दिया है और जाट हमेशा बीजेपी के साथ था और साथ ही रहेगा। आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं, लग रहा है कि इस बार आरक्षण मिल जाएगा? हाँ, आरक्षण बिल्कुल मिलेगा और उन्होंने अपने यहाँ दिल पे हाथ रख के कहा है कि मेरे दिल में है आपकी मांग और इसे पूरी करी जाएगी। आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी होगी। तो आप किस तरीके से प्रचार करेंगे आगे? आगे प्रचार करेंगे। आज एक और नया नाम अमित शाह जी को मिला है, चौधरी अमित शाह जी। जाट समुदाय में शामिल कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल शामिल कर लिए। और वहीं एबीपी गंगा से बोले हैं ओपी राजभर, जाट नेताओं और शाह की मुलाकात महज दिखावा है, मुलाकात करने वाले जाट नेता नहीं थे, किसान आंदोलन का हिस्सा, ये अब ओपी राजभर ने कहा है। तो ओपी राजभर इस मुलाकात को दिखावा बता रहे हैं, जहां बीजेपी एक तरफ इस मुलाकात के कई मायने साध रही है और एक बार फिर से जाटों को अपने साथ लाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि ये तो महज एक दिखावा है। इस पर बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में इस बार सपा, आरएलडी और आपका जो गठबंधन है वो चलेगा, लेकिन आज जिस तरीके से अमित शाह ने मुलाकात की है, जाट नेताओं को मनाने की कोशिश। देखिए, मानता वो है जो सुखी होता है। 12 महीने कभी उलट करके भी माननीय गृह मंत्री जी गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान अपने हक के लिए बैठे थे, 12 महीने वहां नहीं गए। आज जब किसानों को जरूरत थी तब तो ये नहीं गए, आज इनको जरूरत हुई है। तो जब ये अभी कुछ दिन पहले, देश के गृह मंत्री बड़ी ताकत होती है, इन्होंने ये एहसास किया कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जा रही है। जिस तरह दिल्ली में भी हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि हम बहुत पीछे हैं, तो यही माननीय गृह मंत्री जी डोर टू डोर वोट मांगने गए। हश्र क्या हुआ, 3 सीट दिल्ली में जीत पाए। पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे थे, लेकिन हश्र हुआ कि मात्र दिल्ली में 3 सीट जीते। ये साबित होता है कि जब उन्होंने यूपी में चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया, चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए, तो उसमें देखने को मिला कि हमारे गृह मंत्री जी डोर टू डोर पर्चा बांट रहे हैं। ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और जाट समाज के लोग
गुर्जर समाज के लोग ही नहीं, वो गलत ट्रैक पकड़े हैं। किसान की कोई जाति नहीं होती है। किसान शाक्य सैनी माली भी है, प्रजापति पाल कुम्हार नाई भी है, ब्राह्मण राजपूत भूमिहार भी है, जाट गुजर भी है, मुसलमान भी है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान होता है। तो वो एक जाति को बुला रहे हैं और उसको बुला रहे हैं जो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। जाटों ने नहीं लिया? नहीं, उन नेताओं को बुला रहे हैं जो वहां हिस्सा नहीं लिए। तो देखिए, ओपी राजभर को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि जो जाट वहां पर पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, वो किसान आंदोलन में शामिल नहीं हुए और इसी वजह से ये सिर्फ मुलाकात एक दिखावा महज है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जुड़ गए हैं, जो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इस बैठक को लगातार कवर कर रहे थे। अविनाश, देखिए, इस बैठक के बाद अब जाटों को रिझाने की जो होड़ है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि एक बार फिर से जाट उनके साथ आएंगे और अमित शाह को भी चौधरी कह के संबोधित कर रही है। तो वहीं जयंत चौधरी को भी खुला ऑफर प्रवेश वर्मा देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर क्या सियासी मायने निकाले जाएं इन तमाम घटनाक्रमों के? देखिए प्राची, अगर बात करें तो जयंत चौधरी को भले ही सांसद प्रवेश वर्मा ने अपनी तरफ से बातें कही हो, लेकिन बीजेपी आला कमान ने उनसे कोई संपर्क नहीं साधा है। हालांकि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था और जो लोग उत्तर प्रदेश को बारीकी से समझते हैं वो ये बात को जानते हैं कि 2017 में उस वक्त अजीत सिंह और जयंत चौधरी से जरूर बातचीत हुई थी साथ में आने की, लेकिन बात बन नहीं पाई थी। यही कारण है कि गठबंधन हो नहीं पाया था। तो उस वक्त रालोद से भाजपा ने जरूर संपर्क किया था, लेकिन इस बार संपर्क बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जयंत चौधरी पहले से ही मन बना चुके थे कि वो अखिलेश यादव के साथ यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। लिहाजा बीजेपी ने कोई भी संपर्क नहीं किया जयंत चौधरी के साथ। हाँ, जरूर ये बात है कि अब जाट समुदाय इस बात को लेकर, खासतौर से जो बीजेपी जाट नेता हैं, वो इस बात को लेकर प्रचार कर रहे हैं कि जयंत चौधरी ने पगड़ी ले जाकर के सफाई में रख दी है। इसकी बात का जिक्र खुद बुलंदशहर से जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया ने किया। उन्होंने कहा कि जाटों की जो पगड़ी थी उसको सफाई ले जाकर रखने का काम जयंत चौधरी ने किया है। वहीं अगर बात करें तो आज की बैठक में समझना मुश्किल नहीं है कि जयंत चौधरी इस बार किंग भूमिका में है, उत्तर प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इसलिए उन्हें रिझाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले भाजपा अपने प्रचार अभियान को और तेज करने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं को ग्राउंड पर उतारने जा रही है। कल से भाजपा के कई दिग्गज नेता पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सीधे जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और पश्चिमी यूपी में भाजपा के चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे अमित शाह कल गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बागपत और गाजियाबाद में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर और मुजफ्फरनगर में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ में, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मेरठ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अलीगढ़ में घर घर जाकर प्रचार करेंगे। करीब 3 दशक से प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर लगातार जीत दर्ज करते हुए यूपी की सियासत में अपनी अलग पहचान बना चुके रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए इस बार विधानसभा पहुंचने की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ गुलशन यादव को मैदान में उतार दिया है। गुलशन यादव की गिनती कभी राजा भैया के बेहद करीबियों में हुआ करती थी और राजा भैया की सरपरस्ती में ही गुलशन ने प्रतापगढ़ में राजनीति की शुरुआत की थी और मऊदारा से ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने के बाद 2011 में गुलशन यादव कुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष के पद तक पहुंचे। 2013 में डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में भी गुलशन यादव का नाम सामने आया था, जिसमें उन्हें सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई थी। 2017 में गुलशन यादव ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी सीमा यादव को राजा भैया के प्रत्याशी के खिलाफ नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में उतारा और जीत दिलवाई। जब राजा भैया ने जनसत्ता दल बनाकर सपा से दूरी बना ली, तब गुलशन यादव सपा में ही बने रहे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने राजा भैया को उनके घर में ही उन्हें घेरने के लिए गुलशन यादव को मैदान में उतार दिया। उधर रामपुर के शहर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी आजम खान ने आज जेल से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पिछले 2 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने आज से ही पर्चा दाखिल कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद वकील और प्रस्तावक ने जिला जेल पहुंचकर नामांकन के सभी कागजात पर आजम खान के हस्ताक्षर लेकर नामांकन के सभी कागजात पूरे किए।